हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेंद्र कौर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साइंस सीखो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का नया चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। इसमें हमारे पास बहुत सारे गैस लॉज देखने को मिलेंगे, उनको कैसे हमने सॉल्व करना है, उनकी क्वेश्चंस को, और इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपकी आने वाली क्लासेस में काम आएंगे। अभी जो गैस लॉज पढ़ोगे आपको केमिस्ट्री में ही तो काम आएंगे ही आएंगे, फिजिक्स में भी काम आएंगे। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको एक चैप्टर है मेरे ख्याल से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें ये गैस लॉज आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इन गैस लॉज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनके बेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन आज तो हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उनसे भी पहले आने वाला एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो है मेरे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल फोर्सेस। इस क्लास में यही करना है। अब ये क्यों करवा रही हूँ मैं, क्योंकि इनके ऊपर भी 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे वो असर्शन रीजन में आ जाए, चाहे वो एमसीक्यूज में आ जाए, या फिर एक सीधा साधा क्वेश्चन भी बना के डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर इसकी जानकारी होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जानकारी होगी, तो ही आप इसको आगे क्या है यूज करोगे अलग कॉन्सेप्ट्स में, उनको समझने में, यानी कि बेसिकली पूरा चैप्टर आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ये तो हमें पता है कैसे फोर्सेस हैं, ये अपने आप में वीक फोर्सेस है। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, जो इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज अप टू 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिन जिन कंपाउंड्स में होगी, उनके अंदर जो बॉन्ड्स बने हैं, वो टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अप टू इतनी होगी। मतलब अगर इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो उससे बचाने के लिए 42 किलो जूल पर मोल की इसके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो सवाल पहला ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक तरह से आप कह सकते हो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। दे आर अट्रैक्टिव, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अट्रैक्टिव मोस्टली, एंड रिपल्सिव बहुत रेयरली होती है। ठीक है, बहुत रेयरली आपको ये रिपल्सिव देखने को मिलेगी, जो मॉलिक्यूल्स या दो एटम, दो या दो से ज्यादा एटम्स, तो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाएंगी। ठीक है, बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मान लो मेरे पास 2 इस तरह से मॉलिक्यूल्स है, 3 4 5, इनके बीच में ये जो फोर्सेस है वो कौन से फोर्सेस है मेरे पास, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इनको आगे बढ़ते थोड़ा इनके 3 केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस है परमानेंट डाइपोल, जिसको हम सिंपली डाइपोल भी कह सकते हैं। परमानेंट डाइपोल में क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई भी मेरे पास एलिमेंट है उसके ऊपर अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लिख देती हूं मैं, अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर ये है तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास इनकम्प्लीट चार्ज सेपरेशन आ जाएगी। ठीक है, इनकम्प्लीट चार्ज सेपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है HCl। HCl में देखिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है। अब इनका देखिए ये तो बहुत बल्कि है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोरीन बहुत बल्कि और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो इसमें क्लोरीन के साथ क्या होगा, ये इस बॉन्ड के ऊपर क्या होगा, बात तो बेसिकली बॉन्ड की हो रही है। तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अनसिमेट्रिकल होगा बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट होगी हमारे पास चार्ज सेपरेशन होगी, यानी कि मेरे पास यहाँ पर पार्शियल चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगी। This charge separation is partial and remember permanent। तो चार्ज सेपरेशन होगी, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव से दिखाएंगे। क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव चार्ज पोजेस करेगा, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पोजेस करेगा,
और ये जो पार्शियल चार्ज सेपरेशन है, पार्शियल तो है ही, साथ में परमानेंट भी है। ये वाला डाइपोल परमानेंट होता है, ये हमेशा सदैव के लिए उन मॉलिक्यूल्स और एटम्स में रहेगा। ठीक है, अब आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब देखिए, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं। ड्यू टू द वाइब्रेशन, अब ड्यू टू दी लिख लो, नोट करना है कर लो, ड्यू टू दी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, चार्ज सेपरेशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सेपरेशन भी नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टू नेबरिंग एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, आप कहोगे मैम पढ़ाओ भी। इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है हमें पोलर और नॉन पोलर दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने तो अभी तक नॉन पोलर दोनों में इसकी एग्जांपल देखी है। ओके, इंस्टेंटेनियस डाइपोल में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर एटम है। नॉन पोलर एटम में मेरे पास है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दोनों ने मिलकर क्या H2 बनाया हुआ है। दैट मीन्स दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड है। अब H2 कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड है, बेसिकली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता, फिर तो ये खाली हो जाएगा। ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, सेम काम इसका इस हाइड्रोजन का है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, चल थोड़ी देर के लिए तू रख ले, थोड़ी देर के लिए मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, 50-50 50-50 करके ये क्या करते हैं, अपना चार्ज जो है वो, चार्ज कह लो या इलेक्ट्रॉन कह लो, उसको ये सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, बट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, सिर्फ एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए क्या होता है, कोई एक हाइड्रोजन जो होगा या कोई एक एटम जो होगा हाइड्रोजन का, इक्वल क्यों नहीं रहा, कोई एक हाइड्रोजन दोनों में से, मान लो ये है हाइड्रोजन ए, ये है हाइड्रोजन बी, मान लीजिए जो बी हाइड्रोजन की तरफ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसमें देखो, अब ये मेरे पास नॉन पोलर है, हाइड्रोजन नॉन पोलर है, दैट मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इसके ऊपर। ठीक है, जब इसके ऊपर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो दोनों तरफ क्या सेम सेम होगा, बॉन्ड के ऊपर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरह से। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बना दिया, यहाँ पर देखिए कुछ समय के लिए क्या होगा, बी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ कर लेगा, कुछ समय के लिए वापस से पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, थोड़ा टाइम रहेगा, फिर वापस से पहले वाली पोजीशन में आएगा। मान लीजिए इसने कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन 70% अपने तरफ रख लिया, इसके पीछे कितना बचा, 30, कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक इंस्टेंट के लिए इसने एक अलग तरह का डाइपोल बना लिया। ठीक है, परमानेंट नहीं था, इसके अंदर डाइपोल था ही नहीं, सिमेट्रिक था सारा कुछ, तो इसने कुछ इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना लिया, इसलिए मैं इसको नाम दूंगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और ये कैसा डाइपोल है, ये टेम्परेरी है, ये डाइपोल कैसा है, ये टेम्परेरी है। जो मेरे पास ये वाला डाइपोल था, ये कैसा था, ये परमानेंट था। ठीक है, अब बात करते हैं इंड्यूस डाइपोल की। जो इंड्यूस डाइपोल है, अब इसमें देखिए, ये है अबाउट द प्रभाव या इंडक्शन ऑफ नेबरिंग एटम। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूजुअली मेरे पास क्या होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड होंगे, वो कंपाउंड जिनका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल या कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैसे एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, नियोन। नियोन को किसी की जरूरत नहीं है भाई, नोबल गैस है ये, इसको नहीं किसी की जरूरत। जब नियोन है, इसके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अपना बढ़िया आराम से घूम रहा है, इसके पास कोई टाइप नहीं, लेकिन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया इसके पास, या कोई ऐसा कंपाउंड हो गया जिसके पास डाइपोल है, या कह दो कोई आयन इसके पास आ गया, कोई एक चीज आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं लो, चलो इलेक्ट्रॉन ले लो,
कोई डाइपोल आ गया, कोई आयन आ गया इसके पास। डाइपोल में परमानेंट डाइपोल की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने ले लिया HCl, ठीक है। HCl, ये इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ये अभी इससे दूर था, नियोन से दूर था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको नियोन के करीब लेके आई, थोड़ा सा करीब और लेके आई, तो क्या हुआ, नियोन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने लग गया, इसके ऊपर इंडक्शन होने लगी डाइपोल की। डाइपोल से ये इंड्यूस हो गया। तो ये कैसा डाइपोल हुआ, इंड्यूस डाइपोल। वो डाइपोल जो कुछ समय के लिए पैदा है, अभी ये भी टेम्परेरी है, ये भी क्या है, इसी की जैसे क्या है, टेम्परेरी है। अब जब ये भी टेम्परेरी है तो ये कुछ समय के लिए होगा, फिर से वापस नियोन अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा जब ये HCl मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है हाइड्रोजन। पार्शियली पॉजिटिव होने के कारण इसके ऊपर हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज यू कैन से आना शुरू हो गया। क्यों, इंड्यूस हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पढ़ने वाले शरारती भी होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों में शरारती बैठ गया, तो पढ़ने वालों का इफेक्ट हो सकता है शरारती के ऊपर पड़ जाइए, शरारती वाला पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर दे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंड्यूस हो रहा है ना, किसी का प्रभाव पड़ रहा है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो इंड्यूस डाइपोल बना रहा है। सेम इस केस में हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास तीन तरह के केसेस थे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तीन तरह के केसेस में मुझे देखने को मिली है। एक तो होता है परमानेंट डाइपोल, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है इंड्यूस्ड। जो डाइपोल है ये भी मॉलिक्यूल का अपना है, मॉलिक्यूल के अंदर होता है। सॉरी, इसको किसी की जरूरत नहीं, परमानेंट डाइपोल को किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस के केस में। इंस्टेंटेनियस डाइपोल को भी किसी की जरूरत नहीं है, कि कुछ समय के लिए अपने आप हो जाएगा, टेम्परेरी होगा, वापस से आ जाएगा अपनी पहले वाली कंडीशन में। लेकिन जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, इट नीड्स अ पुश, पढ़ने के लिए इसको पुश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो वो मोटिवेशन कौन दे रहा है, डाइपोल और आयन, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज नहीं कहेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी होती है, डाइपोल होती है, इंस्टेंटेनियस होती है और इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। अब इनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होगी। तो मेरे पास यहाँ पर तीन वेज है। पहला है नॉन पोलर कंपाउंड्स आपस में कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बनाएंगे। फिर एक पोलर और नॉन पोलर, जब मेरे पास एलिमेंट आएगा तब कैसे होगा। और पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे पास नॉन पोलर में कैसे आ रही है। नॉन पोलर में से मान लीजिए मेरे पास है ये एटम नंबर 1, ये है एटम नंबर 2, ठीक है। आई हैव 2 एटम्स, इसको आप एटम 1 एटम 2 कह दो, ये एटम ए एटम बी कह दो, ठीक है। ये मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल बी, दैट इज अप टू यू, ठीक है। चलो आपको ए बी से ही करवा देते हैं, थोड़ा आपको बुक्स में भी ए बी मिलेगा तो इजी हो जाएगा, राइट। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है, अच्छी बात है। अब देखिए ये क्या है, नॉन पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर। ये भी क्या है बेटा, नॉन पोलर। जब मेरे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें कैसा डाइपोल जनरेट होगा। देखो मैंने जब आपको पहले करवाया था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है पोलर नॉन पोलर दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन पोलर में हमें हमेशा उसका इनबिल्ट डाइपोल है सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस मिलेगा। क्यों, इंड्यूस तो किसी के प्रभाव से हो रहे हैं, बेसिकली पोलर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, राइट। सॉरी, नॉन पोलर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, पोलर का, ठीक है। तो ये भी पोलर नॉन पोलर दोनों में होता है, बट वो इंड्यूस्ड है, किसी के प्रभाव से हो रहा है। इनबिल्ट है इसके अंदर, दोनों के अंदर हमेशा सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। नॉन पोलर है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों के ऊपर, राइट। अब दोनों के ऊपर कौन सा डाइपोल है, इंस्टेंटेनियस, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पे ये डाइपोल बन गए, किसी एक इंस्टेंट पे क्या बन गए, डाइपोल। जब ये किसी एक इंस्टेंट पे डाइपोल बन गए तब उस वक्त ये क्या करेंगे, उस वक्त ये आपस में एक नया डाइपोल जनरेट करने की कोशिश करेंगे। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुए ए और बी दोनों की जो कि नॉन पोलर है, तो एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। मान लो ये भी आईडी है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये भी आईडी है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मान लो क्या है ये। जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, मान लीजिए फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगेन
इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इसको प्रभावित करना शुरू कर दिया, यानी कि ए जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी कि इसको इंड्यूस करना शुरू कर दिया इसको। एटा जब वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल दोनों है तो ए ने इंड्यूस करना शुरू कर दिया बी को, ठीक है। जब ए ने इंड्यूस किया बी को तो मेरे पास कौन सा नया डाइपोल देखने को मिलेगा, इंड्यूस डाइपोल। अब ये कंप्लीटली इंड्यूस्ड नहीं होगा क्योंकि ए तो इंस्टेंटेनियस है, बी इंड्यूस हो रहा है ए की तरफ, तो यहां पर जो मेरे पास डाइपोल बनेगा वो आएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। दो नॉन पोलर कंपाउंड्स है, दोनों की सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब दोनों का सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, दोनों के ऊपर एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया। जब वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया तो ए ने बी को अपनी तरफ इंड्यूस किया, ठीक है। जब वो इंडक्शन हुई तो मेरे पास जो फोर्सेस आई, क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, तो ये जो डाइपोल है ये क्या है, एक फोर्स है, ये अपने आप में क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। तो जो फोर्स है मेरे पास कौन सी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड ने डाला यानी कि पूरा का पूरा एक फोर्स आ गया। फिर आगे बात करते हैं पोलर नॉन पोलर के केस में। पोलर नॉन पोलर के केस में अगेन क्या करेंगे, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए, दूसरा मॉलिक्यूल है बी। ए क्या है, पोलर, बी क्या है, नॉन पोलर। पोलर में क्या होगा, सोचो, अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो सीधी सी बात है इसका क्या होगा, डाइपोल, यानी कि परमानेंट डाइपोल होगा इसका। एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है पोलर नॉन पोलर दोनों में देखने को मिलता है, अभी किया था। इंस्टेंटेनियस डाइपोल पोलर नॉन पोलर दोनों में देखने को मिलेगा। इसके पास एक तो पोलर है, सॉरी परमानेंट डाइपोल है, सेकंड इसके पास कौन सा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। अब ये तो है इसके ऊपर अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके ऊपर नॉन पोलर के ऊपर क्या होगा, सिमेट्रिक, इसके ऊपर सिमेट्रिक होगा, तो इसके ऊपर कौन सा डाइपोल होगा, सिर्फ एक, कौन सा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। जब इसके ऊपर सिर्फ एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल चल रहा है तो अब इन दोनों के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, दोनों ये जो बॉन्ड बना के बैठे हैं, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, दोनों में जो फोर्सेस एक्ट करेंगे कौन से होंगे, फोर्सेस की बात करते हैं, फोर्सेस एक्टिंग। सबसे पहले बात, यहाँ पर डाइपोल है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस है। जो डाइपोल है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल से, ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट है, ये तो टेम्पररी है, राइट। तो जो डाइपोल है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी कि ए जो है अपने डाइपोल की पावर से इसको अपनी तरफ इंड्यूस करेगा। ए जो है पोलर कंपाउंड अपनी डाइपोल की पावर से या अपने डाइपोल की वजह से बी को अपनी तरफ इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो पहली फोर्स क्या एक्ट कर रही है यहाँ पर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, ये है डाइपोल की वजह से इसके ऊपर। सेकंड, भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी तो है। जब दो इंस्टेंटेनियस डाइपोल आपस में थे तो एक ने दूसरे को इंड्यूस किया था अपनी तरफ, या एक इंड्यूस हो गया था दूसरी तरफ, दोनों के पास सेम है, लेकिन जब एक दूसरे के करीब आए तो एक में इंडक्शन हो गई, तो वो दूसरा कौन सा हो गया, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। ये पहले वाले के केस जैसा है, राइट। तो यहां पर मेरे पास पोलर नॉन पोलर में दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन दो नॉन पोलर एटम्स जब आपस में एक मॉलिक्यूल बनाएंगे उस वक्त जो फोर्स एक्ट होगी वो कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब बात आती है पोलर पोलर। मेरे पास यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। चलिए जी, ये तो काम आसान हो गया, दोनों पोलर पोलर है, यानी कि दोनों की तरफ क्या है, अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों बॉन्ड बना रहे हैं अपना, दोनों पोलर में जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, अनसिमेट्रिकल, यानी कि इनकम्प्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक डेल्टा पॉजिटिव एक डेल्टा नेगेटिव। एग्जांपल ले लो,
कोई भी एक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं ध्यान से। इसके ऊपर डाइपोल है, ये अपने आप में डाइपोल पोजेस करे। दूसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मैं इंस्टेंट लिख रही हूँ, इंस्टेंटेनियस ही है, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे डाइपोल हो रहा है, एक तो डाइपोल हो रहा है, सॉरी, दूसरा कौन सा, अगेन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। अब देखिए, जब ए और बी दोनों आपस में, दोनों पोलर है, जब फोर्सेस एक्ट करेंगे इनके ऊपर तो कौन कौन सी करेंगे, दोनों ही पोलर है। तो एक तो इसके पास डाइपोल है दोनों के पास, और दोनों के पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी है। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स लेंगे या दो पोलर एटम्स होंगे, तो एक तो डाइपोल आपस में इंटरेक्शन कर लेंगे। पहली पोज कौन सी आ गई, डाइपोल, कौन सी आ गई, डाइपोल। दूसरी में देखिए, जो डाइपोल है अपने इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से क्या करे, इसको इंड्यूस करे, सॉरी, जो डाइपोल की वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल को या इसको बी को इंड्यूस करे, तो हम इसको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कह सकते हैं, जैसे इसमें किया। डाइपोल की वजह से मान लो ए जो है बी को अपनी तरफ इंड्यूस कर रहा है, तो कौन सी होगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तीसरा केस क्या आएगा, जो हमने सबसे पहले किया था, ये वाला, यानी कि इसके इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से ये ए जो है बी को अपनी तरफ इंड्यूस कर रहा है, ये डाइपोल की वजह से था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से। इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से जब ए बी को अपनी तरफ इंड्यूस करेगा तो कौन सा आएगा फोर्स, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो मेरे पास तीन तरह की फॉर्मेशन होगी, पोलर, नॉन पोलर, दो नॉन पोलर में, एक पोलर नॉन पोलर में और एक पोलर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं बाय द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वैसे तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी डिफरेंट होती है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी वही डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आएंगी, बट जब हम एनर्जी के केस में करते हैं तो मेरे पास ये कैटेगरी आएगी। पहले वाली कैटेगरी मैंने स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपको बता दी है, जो हमने अभी किया है ना, कि डाइपोल कैसे बन रहा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कैसे बन रहा है, वो सारा उसी में है। लेकिन अभी एनर्जी के बेसिस पे इसको कैसे कैटेगराइज करना है, अगर मेरे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, याद रखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल है, या जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल है, तो मेरे पास ये तीन कैटेगरीज है जो हमने अभी पढ़ी। कौन कौन सी, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल, ठीक है। बट अगर मेरे पास 8 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी एनर्जी और 42 किलो जूल पर मोल तक आ रही है, जैसे कि हमने अभी किया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी, जिनमें जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो अप टू 42 किलो जूल पर मोल होती है, तो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा, डाइपोल भी होगा, ठीक है। डाइपोल भी इसमें आ जाता है, ओके। तो ये तो हमने पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे होगा। रिपीट कर देती हूँ, मेरे पास दो एलिमेंट्स है, सॉरी दो एटम्स है, मान लो दोनों के ऊपर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिमेट्रिक है तो इसके पास भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, इसके पास भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। जब दोनों के पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ए जो है बी को अपनी तरफ इंड्यूस करेगा, तो उससे जो डाइपोल मेरे पास जनरेट हो गया वो कौन सा हो गया, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। इसका अदर नेम क्या है, इसको हम कहते हैं, रुको पेन चेंज करने को, इसका अदर नेम है लंदन फोर्सेस, ये अपने आप में फोर्स ही है, ये इसको डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इकट्ठा भी कह देते हैं, ठीक है, ये इसका अदर नेम है। फिर आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब एक है पोलर, एक है नॉन पोलर। जब एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, इसके ऊपर एक तो परमानेंट डाइपोल होगा, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा, इसके ऊपर अकेला इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। तो ये अपने परमानेंट डाइपोल की वजह से, अपने परमानेंट डाइपोल की वजह से, इसका इंस्टेंटेनियस डाइपोल तो निग्लेक्ट ही हो रहा है, अपने परमानेंट डाइपोल की वजह से ए जो है बी को अपनी तरफ इंड्यूस कर रहा है। उस वक्त जो ये मेरे पास डाइपोल जो जनरेट हो वो कौन सा हुआ, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसका अदर नेम क्या है, डिबाई फोर्सेस। क्या है,
बाय फोर्सेस। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है डाइपोल डाइपोल। मेरे पास ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ठीक है, दोनों मेरे पास पोलर है, दोनों पोलर आ गए। तो इस पे भी परमानेंट डाइपोल है, इस पे भी परमानेंट डाइपोल है। इसमें जो फोर्सेस जनरेट होंगी कौन सी होंगी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसका अदर नेम क्या है? कीजोम फोर्सेस। क्या है? कीजोम फोर्सेस। इसके अलावा इनको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को मेरे ख्याल से एक मिनट चेक करने दो। हाँ जी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को हम इंडक्शन इफेक्ट से भी जानते हैं, इसको हम इंडक्शन इफेक्ट से भी जानते हैं, और डाइपोल डाइपोल को हम ओरिएंटेशन इफेक्ट से भी जानते हैं। ओरिएंटेशन इफेक्ट भी मेरे पास डाइपोल डाइपोल में आएगा। मेरे माइक की बैटरी कम हो रही है तो इसलिए मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई एनर्जी रिलीज लेस देन 8 किलो जूल पर मोल की कैटेगरी में 3 तरह के डाइपोल जो हमने अभी पढ़े थे, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वेंडर वाल्स। वेंडर वाल्स फोर्सेस, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वंडर वाल्स फोर्सेस। अब पता चला वंडर वाल्स फोर्सेस क्या होती है। जब मेरे पास इस तरह के 3 डाइपोल आ जाएंगे जिनकी एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होगी, वो होंगी मेरे पास वंडर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। और ये जो है ये बहुत 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 वीक होते हैं, वेरी वीक। वंडर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक होती है, ये भी अपने आप में बहुत वीक है, लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है वो कैसे वरी करती है? स्ट्रेंथ देख लो, इनकी स्ट्रेंथ का मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देती हूँ। स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? डाइपोल डाइपोल जो है, डाइपोल डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे तीनों में, है वीक बट इन दोनों के मुकाबले सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर आएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये डाइपोल डाइपोल से वीक है, ठीक है। और सबसे वीक आएंगे मेरे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसको याद करना। स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर आती है, वैसे इसकी स्ट्रेंथ के कुछ फीचर्स भी हैं, वो हम आगे कर लेंगे। पहले एनर्जी रिलीज मोर देन 8 किलो जूल पर मोल अप टू 42 किलो जूल पर मोल में मेरे पास आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? हाँ जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा? जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 10 किलो जूल पर मोल से 100 तक चली जाती है। हाँ जी, हमने यहाँ पे वैसे कितना गया? 42, बट इन प्रैक्टिकल केस हमें ये 100 तक भी मिली है, 98, 97, 90 तक तो बड़े आराम से मिली है हमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा? हमें पता है हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड होना तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नो। फिर वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से या एटम से बॉन्ड बना रहा है, उस वक्त जो बॉन्डिंग आएगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, फ्लोरीन के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि बाकी सारे तो फीके पड़ जाते हैं। और जब हम अल्केन्स में इसके रिएक्शन करते हैं, अल्कीन अल्काइन में रिएक्शन करते हैं, तो वो तो एक्सप्लोजन ही हो जाता है, राइट। इफ यू रिमेंबर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेगी। अगर नहीं पढ़ी तो आगे आपको पता चलेगा, फ्लोरीन थोड़ा सा एक्सप्लोजन भी क्रिएट कर देता है किसी के साथ रिएक्ट करते वक्त। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है मेरे पास। अब मॉलिक्यूल में सिर्फ एक तो HF होगा नहीं, सीधी सी बात है, बहुत सारे होंगे H F। फिर अगला आ गया ये जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है इनके बीच में, ये है इनके बीच में क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स। IF लिख रही हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो अगेन H F, और इस तरह से यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्या ये इनके बीच में है या इनके बीच में है? देखो बेटा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो HF के बीच में नहीं होगी, H और F के बीच में जो ये बॉन्डिंग है ये है कोवलेंट बॉन्डिंग। H और F के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ये है कोवलेंट बॉन्ड। जो ये है मेरे पास, मैंने अभी बताया क्या है ये? इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी फोर्स होगी, ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? ये होगी मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और मैंने आपको बताया था कि रेयरली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है रिपल्शन भी क्रिएट करते हैं, तो वो एग्जाम्पल हमें इसमें देखने को मिलेगी। हाउ डू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम रिपल्सिव? वैसे तो वो अट्रैक्टिव है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिपल्सिव कैसे होंगी? देखिए, जब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा, जब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रिपल्सिव हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होंगी? रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों बेटा? एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बड़ा भयंकर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे, रिपल्शन होगी। दोनों नेगेटिव है, रिपल्शन क्रिएट होगी। इसके अलावा न्यूक्लियाई है भाई दोनों के, फ्लोरीन का न्यूक्लियाई बड़ा है हाइड्रोजन से। अगर इनके बीच में भी मान लो, चाहे इनके बीच में मान लो, चाहे इनके बीच, वैसे ज्यादा इनके बीच में मानना है, इसी के बीच में मानना है, जब ये दोनों आपस में क्लोज आएंगे तो न्यूक्लियाई की वजह से भी, दोनों के न्यूक्लियाई की वजह से भी एक रिपल्शन क्रिएट होगी। चाहे न्यूक्लियाई छोटा है बट स्टिल रिपल्शन क्रिएट होगी। वो रिपल्शन भी हमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो जो रिपल्शन हमें मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जब डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें एक्ट करी? एक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएगा तो रिपल्शन होगी। दूसरा कारण है न्यूक्लियाई जो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो तब भी मेरे पास रिपल्शन क्रिएट होगी। तो मेरे पास एक टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस खत्म हो गया। अब इसकी स्ट्रेंथ, जो हमने ये जो स्ट्रेंथ की थी, ये वाला पार्ट, इसको आगे बढ़ना है। जो ये मेरे पास ये वाली 3 फोर्सेस आई थी, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट डालती है, वो चीज को पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? कौन कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करनी है? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड। इनकी जो स्ट्रेंथ है किन किन चीजों के ऊपर वरी करती है? वैसे इसके और इससे ज्यादा बढ़िया रिलेशन है। ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एक बार देख लो। जब हमने बात की थी एक इंड्यूस्ड डाइपोल की, कैसे बनता है कि मेरे पास क्या है, नियोन है। ठीक है, चलो इसका भी आ ही रहा है साथ में कि मेरे पास कोई एक ऐसा डाइपोल, या आप कह लो कि कोई आयन इसके पास आ गया और उस डाइपोल और आयन की वजह से नियोन जो है वो इंड्यूस हो गया। ठीक है, मेरे पास परमानेंट डाइपोल आ गया। राइट, अब अगर मेरे पास जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मेरे पास वन डर वाल्स फोर्सेस होगी। इसको इंटरमोलिकुलर की बजाय हम वन डर वाल ही कह देते हैं। उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास जो है वन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो नियोन के सामने आप रेडोन या जिनोन लिख लो। इसका साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वन डर वाल फोर्स है वो ज्यादा होगी नियोन से। ठीक है, जितना स्मॉल साइज होगा, स्मॉलर साइज होगा, उतना ही क्या है मेरे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, याद है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज करके रखेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा एटम जो है, तो उसमें से वो इंडक्शन नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। ठीक है, तो आप लिख लो लार्जर द मॉलिक्यूल, लार्जर द मॉलिक्यूल, आप कह लो लेसर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इजिली डिस्टोर्शन हो जाएगी, इजिली डिस्टोर्शन हो जाएगी, और जो स्ट्रेंथ है वन डर वाल्स फोर्सेस की वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ वन डर वाल्स फोर्सेस, VW लिख रही हूं, VW फोर्सेस क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। VW क्या है, वन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, फिर बात आती है एनर्जी एंड डिस्टेंस रिलेशन की। एनर्जी एंड डिस्टेंस रिलेशन का मतलब है कि मेरे पास एनर्जी है किसकी, वन डर वाल फोर्स की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, यहां पर मैं लिख रही हूं डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल की ज्यादा होती है स्ट्रेंथ। हमने अभी पढ़ा था डाइपोल डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और वो किससे ज्यादा है, इंस्टेंटेनियस
यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल से, राइट। ये चीज हमने पढ़ी थी। एनर्जी का क्या है, जितना ज्यादा मेरे पास डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है जितना ज्यादा, वही साइज वाली बात होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, रेडियस कह लो आप, जितना ज्यादा रेडियस होगा उसके इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल का इतना होता है, इसका भी 1/r⁶, इनकी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसका रेडियस कितना है, यानी कि एटम में मान लो डाइपोल वाले का इतना है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाले का इतना है, तो r⁶, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर भी इसका भी 1/r⁶ होता है। क्लियर। डाइपोल डाइपोल का ये सॉलिड में देखने को मिलता है, बट अगर हम गैसेस स्टेट में बात करें, गैसेस स्टेट में भी इसका डिस्टेंस मुझे इतना ही मिलेगा, डाइपोल डाइपोल का। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल का, दोनों को 1/r⁶, तो इस तरह से ये स्ट्रेंथ जाती है, ठीक है। एक होता है आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शन में जस्ट 1/r ये होता है। आयन आयन में एनर्जी जो है कैसे चेंज होगी, एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंप्लीटली 1 कंप्लीटली r, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसे। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। 1/r⁶, मान लीजिए यहाँ पे 1/100 है, ठीक है, यहाँ पर 1/100 है, तो और भी छोटा हो गया, डिस्टेंस कम हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है मेरे पास डाइपोल की स्ट्रेंथ भी जो है कम हो रही है, ठीक है। आगे आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम बेसिकली बात करते हैं ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग की कैसे, इसको भी एग्जांपल से करवाती हूँ। मेरे पास है पेंटेन। जो पेंटेन है वो 3 तरीकों से एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है बेटा एन पेंटेन, जो मेरे पास आएगी स्ट्रेट चेन। फिर मेरे पास आएगा आइसोपेंटेन, जिसमें मेरे पास एक ब्रांच आ गई। फिर आएगा मेरे पास नियोपेंटेन, जो कि कंप्लीटली ब्रांच्ड है, नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन में देखिए मेरे पास 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, सरफेस एरिया अच्छा पड़ा है, इंक्रीज्ड है। आइसोपेंटेन में क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पर आप लगा लो CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3, ये आइसोपेंटेन है, ठीक है। नियोपेंटेन क्या आ जाएगा, CH3 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 CH3। अब जो वंडर वाल्स फोर्सेस है इसकी ज्यादा है इससे, और नियोपेंटेन की सबसे कम है। Why? It only depends on the surface area, ठीक है। जब सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो चार्ज इंडक्शन है वो भी कम होती जाएगी, और मेरे पास जो वंडर वाल्स फोर्सेस है वो भी कम होते जाएंगे। इसको अब मैं कहाँ लिखूं, मैं ये सोच रही हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया तो चार्ज इंडक्शन भी कम होगी। यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे कम है, सबसे कम, तो उतनी ही कम मेरे पास क्या हो जाएंगी, वंडर वाल्स फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, किसकी वजह से डिक्रीज हो रहे हैं, ब्रांचिंग की वजह से। ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, जब ब्रांचिंग बढ़ रही है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ब्रांच्ड हो रही है, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वंडर वाल्स फोर्सेस है वो भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थर्मल फोर्सेस रह गई और उनका इंटरेक्शन रह गया, वो छोटी सी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। सो सी यू सून।